एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। किसी पार्टी का कोई रहा हो, सबने स्वागत किया। हम सामान्य वर्ग के विरोधी नहीं हैं। हम सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया तो उसका सबने स्वागत किया। विकास के योजनाओं में बराबर सहभागीदार बनने लगी तो स्वाभाविक रूप से हम किसी के विरोधी नहीं हैं। और इसीलिए मैंने 12 फरवरी को व्यक्तिगत वार्ता की थी। संतोषजनक वार्ता न होने के नाते 13 फरवरी को मैंने पत्र लिखा था। 13 फरवरी से एक हफ्ते तक मैंने इंतजार किया। 13, 14, 15, 16, 17 उनका कोई भी दूरभाष पर रंच मात्र भी वार्ता का प्रयास भी नहीं किया गया। 18 को मैंने सार्वजनिक घोषणा कर दी कि अब नई पार्टी बनाऊंगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 जनवरी को मैंने नई पार्टी गठन भी कर दिया। इसलिए अब वापसी और विलय तो संभव नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, अखिलेश यादव जी से न हमारी कभी कोई बैर था, न कोई दुश्मनी थी। हम पहले भी उनका सम्मान करते थे, आज भी उनका सम्मान करते हैं, आगे भी उनका सम्मान करते रहेंगे। प्रचार करेंगे बहन जी की तरह है। बहन जी के बहुत सारे नेता, बसपा के बहुत सारे नेताओं को साथ लाने की आप बात कर रहे हैं, तो आप तो बीएसपी के साथ भी जा सकते हैं। मैं जो बीएसपी छोड़ के आया हूँ इसी बिना पर कि अगर मानवर कांसी राम जी के दिए गए स्लोगन को नहीं बदली होती तो आज बीएसपी की दुर्दशा नहीं हुई होती। मानवर कांसी राम जी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इन्होंने मानवर कांसी राम जी के निर्माण प्राप्त होते ही नारे को बदल दिया, नारे का दूसरा शक्ल दे दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जिसकी जितनी तैयारी के फार्मूले पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के लोग संसाधन विहीन हैं, उनकी तैयारी कभी भी हमारे उन लोगों के तुलना में पर्याप्त कभी नहीं हो सकती जो सर्व गुण संपन्न है, सर्वधन से संपन्न है, बल से संपन्न है। जिस प्रकार से पहले बहुजन समाज पार्टी में वामसिप के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कैडर दिया जाता था, उसी प्रकार से इस उप संगठन के माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैडर देने का काम करेंगे, जिसमें हमारे एक बहुत ही पुराने और वरिष्ठ अनुभवी वामसिप के साथी, जिन्हें मानवर कांसी राम साहब के साथ भी काम करने का अवसर मिल चुका है, लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसी राम जी के सहयोगी रहे हैं, ऐसे अनुभवी साथी विनोद मिलिंद जी को इसका और उनके सहयोगी के रूप में श्री श्यामलाल गौतम जी को सह मुख्य प्रेरक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज के बाद जल्दी ही हम जहां अपने राष्ट्रीय कार्य समिति का विस्तार करेंगे, वहीं पर प्रदेश में भिन्न भिन्न चरणों में जोन कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर, उसके बाद जिला संगठन के रूप में विस्तार करेंगे, जिसमें जोनल कोऑर्डिनेटर और मंडल कोऑर्डिनेटर मिलकर के जिला इकाई के गठन की कार्रवाई को पूरा करेगा। और साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी कि संगठन में बहुजन समाज की सूरत दिखाई पड़नी चाहिए, यानी आदिवासी, दलित, पिछड़े, वंचित, उपेक्षित, महिलाएं, आज सभी का प्रतिनिधित्व समुचित हो, अल्पसंख्यकों को भी समुचित हिस्सेदारी हो। इस बात को ध्यान में रख करके संगठन बनाया जाएगा। जैसा कि मानवर कांसी राम जी ने एक बहुत पहले नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसी फार्मूले पर राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी भी आगे चलेगी।
क्योंकि मनोहर काशीराम के इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को के ठहराव में काफी लंबा समय बीत गया, क्योंकि हम लोग कभी मनोहर काशीराम जी के नेतृत्व में मिशनरी कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी में काम करते रहे हैं। तो उसको देखते हुए हम सभी लोगों ने जो भी कभी बहुजन समाज पार्टी में किसी भी पदाधिकारी के रूप में रहा, किसी भी कार्यकर्ता के रूप में रहा, किसी भी संगठन के जिम्मेदार पदों पर रहा है, उन सबको इकट्ठा करके मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। कैसे तालमेल दिखाएगा अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा था, समाजवादी पार्टी में था तो भी मैं इंडिया अलायंस में था, आज समाजवादी पार्टी से बाहर हूं तो भी मैं इंडिया अलायंस में हूं। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर मैंने जो आरोप लगाया वो आरोप भी सिद्ध हो गया। जिन पर समाजवादी पार्टी को बहुत गुमान था, बड़ा घमंड था, वो एक नहीं 6 लोग इकट्ठे समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट दे करके अपने असली चेहरे को उजागर कर दिए हैं। हम उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो कल तक समाजवादी पार्टी का मेरे द्वारा किए जा रहे जनाधार बढ़ाने के प्रयास का विरोध कर रहे थे, वही आज भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहुंच गए हैं। मेरा यही आरोप था कि समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे विधायक, पदाधिकारी और मीडिया प्रभारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मेरा आरोप 100% उस दिन सही हो गया जिस दिन राज्यसभा के चुनाव में उनके चेहरे बेनकाब हुए। कोई मलाल नहीं है आपका? पहली उसमें आपको क्या लग रहा है कि पिछड़ों की और दलितों की अल्पसंख्यकों की अनदेखी की है? देखिए, बीजेपी में भी जो दलित और पिछड़े चेहरे किसी भी रूप में हो, सांसद, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ये केवल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आंख में धूल झोंकने के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का संविधान प्राप्त आरक्षण खत्म किया जा रहा है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति का विधायक, अनुसूचित जनजाति का विधायक सांसद या पिछड़े वर्ग का विधायक सांसद या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का कोई मंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो भी दलित, आदिवासी, पिछड़े सांसद, विधायक, मंत्री हैं, वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के दुश्मन है। और यही कारण है कि आज दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है और वो गूंगे बहरे अंधे बनकर समाज दिन देगी। और वही 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठान था। वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे एससी ओबीसी की 3271 बीघा जमीन, लगभग 5 अरब रुपए का जमीन घोटाला हो गया। उनको मुआवजा तक नहीं मिला और वो परिवार एससी ओबीसी का आज वो मरने के कगार पे। मैं आपसे सहमत हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दलित, आदिवासी, पिछड़ों के नाम पर जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सब केवल न प्रदेश सरकार का दिल पसीजा, न केंद्र सरकार का दिल पसीजा। लेकिन उन्होंने आनंद जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा देकर के दरियादिली दिखाई। मैं इस पर खुशी इजहार करता हूँ और हम समझते हैं कि इस प्रकार की जरूरतमंद सभी लोगों को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी है। भाजपा तो कह रही थी आपको कैबिनेट मंत्री बनाया था, भाई सुरक्षा तो आपके पास थी, आप ही छोड़ के चले गए। हाँ, आपका कहना सही है। मैंने पहले भी कहा कि मैंने कैबिनेट मंत्री पद इसीलिए छोड़ा था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जाति के चयनित अभ्यर्थियों के को नियुक्ति पत्र न दे करके उनकी जगह पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया था जो चयनित नहीं भी थे। यह गलती पकड़ी गई भारत सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से।
माननीय मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी बनाई, उसमें भी सच पाई गई। माननीय हाई कोर्ट ने उन वंचित लोगों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया, 2 साल बीतने जा रहे हैं, आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल विश्वविद्यालयों में बिना किसी विज्ञापन के एक लाइन का प्रस्ताव लाकर कि चूंकि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों को सामान्य रूप से भर दिया जाए, जिसका मैंने कैबिनेट में विरोध किया था। प्रस्ताव नहीं रोका गया, इसीलिए उस समय मैंने मंत्रिमंडल को छोड़ा था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के हकों पर डकैती होगी, स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे कितना भी महत्वपूर्ण पद क्यों न हो, उसको छोड़ करके सड़क पर संघर्ष का रास्ता जरूर अख्तियार करेंगे।